बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तकमील करते हुए इंसदाद तजावुज़ात का जो महकमा है बशीर सिद्दीकी की सरबराही में आज मज़ीद ऑपरेशन किया गया और अलादीन पार्क में जो पवेलियन एंड क्लब और उससे मुत्तसिल जो शॉपिंग सेंटर कायम किया गया था उसे मिसमार करने का सिलसिला जारी है। कुछ वक्त भी दिया जा रहा है ताकि दुकानदार जो हैं वो अपनी जो सामान है दुकानों से वो निकाल सकें, लेकिन जो मुनज़्ज़म करने का सिलसिला है उसे रोका नहीं जाता है शाम तक। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि आज रिपोर्ट भी जमा कराई गई है एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से कि किस तरीके से क्या प्लान किया गया है, कितने दिन में ये तमाम गैर कानूनी तजावुज़ात जो हैं इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC जनाब बशीर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर बताइएगा, आज खास तौर पे जो रिपोर्ट जमा कराई गई है उसमें यानी क्या क्या चीजें बताई गई हैं और सुप्रीम कोर्ट को क्या आगाह किया गया है? डॉक्टर साहब, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को जो ऑर्डर्स को मिले थे उसके हमने जो कंप्लाइंस आज जमा कराई है, जिसमें अलादीन पार्क के हवाले से भी है, एक ST14 जो तकरीबन 4 एकड़ का प्लॉट है जो पार्क का जिस पे कब्जा था, उसका भी हमने जो है उसकी रिपोर्ट जमा कराई है। आज हमने जो है इसके अलावा गुजर नाले के का भी जमा कराया है, बिल्कुल सेम इस तरह किडनी हिल पार्क का भी जमा कराया है। आज जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को दिए थे, हमने उसकी तमाम की कंप्लाइंस जमा कराई है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि जो यानी तजावुज़ात जिनको मुनज़्ज़म किया जा रहा है उसका सिलसिला अभी भी जारी है। अगर हम बात करें अलादीन पार्क की, तो इस वक्त आज के दिन क्या पोजीशन रही अलादीन पार्क की? डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल देखा होगा अलादीन पार्क में जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किए चीफ जस्टिस साहब ने, उसमें जो एक शॉपिंग प्लाजा है जो कि इस पर तकरीबन 450 के करीब दुकानें बनी हुई, बड़ा हूज किस्म का है, बहुत उसमें कंक्रीट का बना हुआ है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर आप देखेंगे दूसरा जो उन्होंने जो क्लब का जो उन्होंने ऑर्डर्स किया उसमें भी बड़ी हूज इमारतें बनी हुई, बहुत 3 माला 4 मंजिल 5 मंजिल और इस तरह के अंदर बनी हुई, और बहुत बड़ा 52 एकड़ के रकबे के ऊपर ये हमारा अलादीन पार्क है, जिसमें डिफरेंट जगहों पे जो है वो उन्होंने इमारतें बनाई हुई और उसको कमर्शियल शादी लॉन बने हुए हैं, कहीं पर कुछ और डिफरेंट, कहीं पर स्विमिंग पूल बने हुए हैं। तो काम ये बड़ा है, 52 एकड़ पे फैला हुआ है। आज चीफ जस्टिस साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि सर इसको मुझे 20 से 25 दिन दे दिया जाए, जिसपे चीफ जस्टिस साहब ने नाराजगी का इजहार किया, मुझे कहा कि मैं जुम्मे तक इसको आप सबको मसमार कर दें। तो मैंने चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की सर कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि बड़ा उन्होंने कहा नहीं, कितनी भी मशीनरी लाएं आप इसको जो है मसमार करें। तो मैंने इस पे हामी भरी की सर मैं कोशिश करता हूँ, तो कल से हम इंशाल्लाह ताला भारी मशीनरों के साथ इसको जो है कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, जितने भी जल्द मुमकिन हो सके इसको हम मसमार करेंगे। सर मुझे ये बताइएगा, जो मज़ाहमत सामने आती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनती है, उसमें क्या किया जाता है सर? पहले दिन भी, कल के दिन भी काफ़ी जो दुकानदार थे, जो लोग थे, उन्होंने बाकायदा मशीनों के सामने आ गए और आपको काफ़ी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। ऐसी सूरत में क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार की जाती है? देखिए डॉक्टर साहब, ये लोगों को पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जहां तक अलादीन पार्क के हवाले से था, जिस दिन फर्स्ट दिन हमने ये कार्रवाई शुरू की थी, तो वो जो मुतल्लिका अलादीन पार्क का जो भी उस वक्त कॉन्ट्रैक्टर था, उसने बाकायदा अपने उसके मुलाजिम तकरीबन 200 के करीब तो उनके मुलाजिमीन है, उन्होंने 50, 60, 70 ख्वातीन को सामने ले आए और मुलाजिम फिर दुकानदारों को भी कहा कि आप दुकानें खाली नहीं करें वरना ये तोड़ देंगे, इनके पास ऑर्डर नहीं है। फर्स्ट डे था, ऑर्डर शाम को रात तक हमें मिलना था, क्योंकि जब फैसला होता है उसका ऑर्डर जो है या तो शाम तक मिलता है या दूसरे दिन मिलता है, तहरीरी ऑर्डर जो होता है। तो उनको ये पता था कि तहरीरी ऑर्डर इनके पास नहीं है, तो उन्होंने उन लोगों से कहा कि ऑर्डर नहीं है, जबरदस्ती कब्जा, हम इसकी अपील में जाएंगे, हम रिव्यू में जाएंगे, इनको तोड़ने नहीं दें। तो जब एक दुकानदार या एक जो भी मुलाजिम होता है वो अपने उस कॉन्ट्रैक्टर की बात मानता है, तो इस वजह से ये सारा मामला हुआ। हमने भी प्लान किया डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ, पुलिस के साथ मिलके, जब उन्होंने ख्वातीन को वहां से हटा के खाना खिलाने का वक्फा किया, तो
बस उसके बाद हमने थोड़ी से लाठी चार्ज करवा के उसको जो है वो उनको वहां से अब देखें हर इंसान जो भी है वो जाहिर बात है मैंने आपको जिस तरह पहले भी बता चुका हूँ डॉक्टर साहब, हम जब किसी रेडी वाले को भी हटाने जाते हैं तो उसकी तरफ से भी मजामत होती है, तो वो भी ये समझता है कि मेरा हक है यहाँ पर रेडी लगा के खड़ा होना है। अच्छा बशीर साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो कश्मीर रोड और उससे मुत्तसिल जो केडी ऑफिसर्स क्लब है उसके हवाले से काफ़ी बातें की गई। चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि वो भी अपने बचपन में इस रोड पर खेला करते थे और अब इससे इस कदर साफ कर दिया जाए और तमाम मलबा हटा दिया जाए कि बच्चे वहां खेलते हुए नजर आए। सर उसकी क्या पोजीशन है और उस पर क्या किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? डॉक्टर साहब ये जो आपने जिसका जिक्र किया केडी ऑफिसर क्लब का, ये तकरीबन 3.25 एकड़ के रकबे पर मुहित है और शहर के वस्त के अंदर सबसे खूबसूरत तरीन एरिया में ये इस पे 3 शॉबी लॉन बने हुए थे बड़े बड़े जी। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से वहां पर एक स्विमिंग पूल है, टेनिस का खेलने का ग्राउंड्स है और एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें जिम है, उनके लेडीज जिम अलग, और ये जो ये एक एसटी प्लाट है यानी कि ये पार्क का प्लाट है। इसके ऊपर जो है आज जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हमने कार्रवाई शुरू की और अभी तक मेरी कार्रवाई वहां पे चल रही है और क्योंकि बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी हुज किस्म की बिल्डिंगें हैं वहां बनी हुई। आज हमने तो तमाम शादी लॉन जो दुल्हनों के कमरे और कैंटीन वाले जो किचन बने हुए बड़े बड़े साइज, क्योंकि 4 शादी लॉन को किचन फराम करते थे और कमरे बने हुए थे छोटे छोटे 8, 10, 12, वो तोड़ हमने मसमार किए हैं। एक बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग थी वो मसमार कर दी है तकरीबन 95% तक वो भी होगी। अब जो एक हुज इमारत रह गई है वो अभी तक हमारी कार्रवाई जारी है उसके ऊपर। कोशिश है इंशाल्लाह कल उस पर जो है दोबारा उस पर काम करेंगे, उसको भी मसमार कर देंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये भी इस पर भी ऑर्डर था कि 2 चीजें छोड़ के इस 3.25 एकड़ पे जिसमें एक स्विमिंग पूल और सेकंड जो है वो जो एक जो खेलने का वहां पर वो है ग्राउंड, बैडमिंटन ग्राउंड है या वो जो पीछे की तरफ जो बना हुआ है टेनिस ग्राउंड है, उसको छोड़ के बाकी आप जो है ना वो उसको मसमार कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी काम किया। आज डॉक्टर साहब कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन ने लैंड एंड इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ने मेरी क़यादत के अंदर आज शहर कराची में 5 जगह पे जो है वो कार्रवाइयां बेक वक्त की। जैसे गुजर नाले पे भी कार्रवाई हमारी जारी है जब से ये स्टे खत्म हुआ है, औरंगी टाउन पर भी हमारी कार्रवाई जारी है नाले के ऊपर, और बिल्कुल सेम इसी तरह अगर आप देखेंगे किडनी हिल पे हमने कार्रवाई की है, आज हमने ये ऑफिसर क्लब पे की है, बिल्कुल इसी तरीके से अलादीन पार्क पे की है। तो डॉक्टर साहब आपकी दुआओं से जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑर्डर्स को पर हम कंप्लाइंस कर रहे हैं और जहां जहां भी उन्होंने कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन को हुक्म दिया है उस हुक्म पर हम जो है वो यानी कि आप इस तरह के लें कि रात और दिन उसका कंप्लाइंस की जा रही है। बिल्कुल बशीर साहब, हमारी इत्तलात ये है कि इस वक्त भी केडी ऑफिसर्स क्लब में आपको मज़ाहमत का सामना था, खासतौर पे कुछ लोग, कुछ केटरिंग और दूसरे जो लोग हैं वो भी सामने आ गए थे और वो इसको रोकना चाह रहे थे। इसकी वजह से आपको खुद इस वक्त पहुंचना पड़ा है केडी ऑफिसर्स क्लब। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, असल में मैंने आपको जिस तरह जिक्र किया था कि वो वहाँ के जो केडी के ऑफिसर से मेरी पोस्टिंग भी असल में केडी में रह चुकी थी, तो कुछ ऐसे लोग थे उन्होंने प्रेशर डालने की भी कोशिश की, मुझे फोन भी करवाए और वहां पर पहुंच के तकरीबन 100-150 ऑफिसर जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो आके उन्होंने बहुत कोशिश की और उन्होंने मुझे किसी तरह से भी देश में लाने के लिए और मुझे यानी कि मुझे मज़ाहमत मुझसे मेरे साथ करने लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कार्रवाई रोकी नहीं बल्कि कार्रवाई और तेज कर दी और हमारी कार्रवाई अभी भी जारी है। तो ये मज़ाहमत का सामना खुसूसन मेरी टीम को और मुझे तो डेली कहीं ना कहीं पे करना पड़ता है, क्योंकि जहां पर भी मैंने आपको जिस तरह से कहा जहां भी जाए मेरा काम ही जो है वो चीज को मसमार करना है, तोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे लोग खुश नहीं होते, चाहे वो मैं कोई भी ऐसा काम करूंगा, किसी के पास भी जाऊंगा उसकी दुकान तोड़ लाऊंगा, उसका घर तोड़ लाऊंगा, तो वो मुझसे खुश नहीं रहेगा। अच्छा बशीर साहब, मुझे बताइएगा नस्ला टावर के लिए अब हुक्म आ गया है कि उसे भी मिसमार किया जाएगा, उसके हवाले से क्या प्लान किया गया? डॉक्टर साहब बिल्कुल ये जिस तरह नस्ला टावर के बारे में आज चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर्स किए, असल में ये ऑर्डर्स आज हुए, अभी इसकी ऑर्डर्स की कॉपी जो है आई नहीं है, कल तक इसकी कॉपी मिल जाएगी। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर्स किए हैं कमिश्नर कराची को कि आप इसको जो है फौरी तौर पे मसमार करें।
कॉपी आने के बाद फिर होता ये है कि एक ऑर्डर्स निकलता है जो कि कमिश्नर कराची ऑफिस से निकलता है। उसके अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा जाता है, जिसमें मेजॉरिटी और अक्सर तमाम जितने भी ऐसे कार्रवाइयां होती है उसमें मेरी टीम या मैं खुद भी शामिल होता हूं। तो कल ऑर्डर आ जाएंगे, इसके बाद ही मुझे लग रहा है कि जुम्मे से या हफ्ते को इस पे जो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल बस आपसे मैं शुक्रिया अदा करने से पहले पूछना चाहूंगा कि ये जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होती हैं, तो क्या इसे जदीद तरीके से भी गिराने की कोशिश की जाएगी? जैसे पूरी दुनिया में यानी एक तरीका इख्तियार किया जाता है कि उसको उसकी बुनियादों को कमजोर करके या उसमें छोटे छोटे डायनामाइट्स लगा के ताकि पूरी बिल्डिंग एक साथ नीचे आ जाए, इस तरीके से गिराई जाएगी, या फिर क्योंकि नस्ला टावर कसीरुल मंजिला इमारत है, या रिवायती तरीके से इसे तोड़ा जाएगा मैन्युअली? डॉक्टर साहब, आपका एकदम बहुत मैं इसको कहूंगा वर्ड्स के बहुत खूबसूरत किस्म का सवाल है। उसका जवाब भी आप मतलब, या मैं ये इसका दूसरे अल्फाज में कहूँ, बहुत खतरनाक किस्म का सवाल है, और मेरा जवाब भी इसमें आप सुनेंगे तो बड़ा खतरनाक होगा या आप सुनेंगे। कराची शहर जो है वो जिस तरह कब्जा माफिया ने इस पे मुख्तलिफ किस्म के कब्जा माफिया ग्रुप ने शिकंजे गाड़े हुए, इसी तरह बिल्डर माफिया भी कराची शहर के अंदर है। उन्होंने जो बिल्डिंगें बहुत सारी बनाई हैं, अगर एक बिल्डिंग भी जो कंक्रीट की मजबूत बनी हो, जो जलजला प्रूफ हो, उसके अगर आप उसको इस तरह तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो तो शायद ना टूटे, लेकिन उसके आसपास 20-50 बिल्डिंग गिर जाएगी। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उसके अंदर वो जितने भी बिल्डर्स होते हैं उनकी बनाई हुई बिल्डिंग तो सिर्फ और सिर्फ आप देख लेंगे, मैं जिस तरह आम लोगों की जुबान में ये कहा जाता है कि सीमेंट और बजरी तो कम और पानी ज्यादा उसमें इस्तेमाल करके वो बिल्डिंगें बनी होती है। तो आपने सही कहा, दुनिया में जदीद तरीके से जो है इस तरह ऊंच इमारतों को जो है वो गिरा दिया जाता है और विद इन आवर्स में जो है काम होता है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये कि हम उस बिल्डिंग को गिराने के चक्कर में 10-15 बराबर वाली बिल्डिंगें गिरा चुके होंगे, क्योंकि वो नहीं सहेंगी उसके झटके को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बशीर सिद्दीकी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाजरीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे वज़ीर आला सिंध के हवाले से, और उन्होंने जो कहा उसके जवाब में जो रद्द-ए-अमल आया उसके हवाले से एक एलामिया जारी किया गया मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें ये कहा गया है कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात बिल्कुल गलत हैं। यानी अलादीन पार्क की जो ज़मीन अलॉट की गई शॉपिंग सेंटर को, और जिस तरीके से उस पर शॉपिंग सेंटर या पवेलियन एंड क्लब बनाया गया, उसके हवाले से वज़ीर आला सिंध का ये कहना है कि ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की वजह से ये तमाम चीज़ें अलॉट हुई, और जिस वजह से ये गैर कानूनी जो तजावुज़ात थी वो हुई। लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के एलामिया के मुताबिक उनका ये कहना है कि ये तमाम चीज़ें जब एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मा थे कराची के, तो उस वक्त ये चीज़ें अलॉट हुई थी। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं मेंबर नेशनल असेंबली और रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब इकबाल मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की। डॉक्टर साहब जी, अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। इकबाल भाई, क्या कहते हैं सर, ये जो कहा जा रहा है कि बहुत सी चाइना कटिंग और ये रफाई प्लॉट्स थे उनमें जो कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए जमीन दी गई, ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से दी गई थी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से ये अलादीन का जो इसको वो किया जा रहा है, और ये वजीर आला साहब कह रहे हैं कि ये इस दौर में दी गई, मेरा ख्याल है इनका वो ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा जिस तरीके से देखा जाए, और ये उस दौर में हुआ है। फ़हीमुज़्ज़मा जिस वक्त थे कराची के एडमिनिस्ट्रेटर जब थे, ये उस दौर में दिया गया, और ये वो अपने 2 प्रोग्रामों में कह चुके, निजी टेलीविजन के प्रोग्रामों में, और आज भी एक चैनल पे उन्होंने कहा ये मेरे दौर में हुआ था। उसके बाद से ये तमाम बात में जो चीजें होती रही, तो उसका जो सिंध की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उनसे पूछा जाए, मास्टर प्लान वालों से पूछा जाए, और जिस तरीके से कराची चीफ जस्टिस से जो ऑर्डर की है, मैं तो उनसे ये कहूंगा कि कम से कम उनको पकड़े कि जिन्होंने हाई राइज बिल्डिंगें दे दी, लोगों ने लाखों रुपए के फ्लैट खरीदे हुए, जैसे अभी एक बिल्डिंग का कहा गया है कि इसको भी गिरा दिया जाए। नस्ला टावर, यही मैं कह रहा हूँ कि इसको फिर गुलशन नाले के ऊपर जो लीज है उसके ऊपर उनको, और कोई
तरीका होना चाहिए। इसके बारे में अभी आज की खबर ये है कि लाहौर के अंदर सोसाइटियां जो है उनको रेगुलाइज किया जा रहा है। तो भाई कम से कम इनको इतना वो किया जाए कि अगर उनको पकड़ा जाए जो आज ये मुल्क छोड़ के भागे हुए सारे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मास्टर प्लान, ये डीजी, केबीसी, इनसे वो पैसा रिकवर किया जाए जिन्होंने। अब आप जब तक मास्टर प्लान नहीं होगा, जब तक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, डीजी के साइन नहीं होंगे, जब तक कुछ नहीं होगा, कोई एक इंच नहीं खेल सकता। मैं गारंटी से कहता हूँ आज अपने घर के एक छज्जा बना ले, रात को गिराने आ जाएंगे वो आपके वहां पे। आज भी तमाम चीजें हो रही हैं। आज भी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मास्टर प्लान में पैसा दे, जो मर्जी आए करे जाके, तो उनको पकड़े। मेरे चीफ जस्टिस साहब से अपील है ये कि इनको वो किया जाए, सबसे पहले इनसे वो बात पूछ की जाए। और आज अरबों खरबों रुपए बना के बाहर बैठे हुए और जिस तरीके से वजीर आला कह रहे हैं, अब आप इनसे भी तो पूछे कि आज ये बजट अपना दे रहे, तो अब ये कहते हैं कि इनके जो फंड दिया जाता है उसके अंदर कमी कर दी गई। एनएफसी के अंदर अभी 18 अरब रुपए जो इनको पिछले 13 सालों में मिले हैं, उसका 18,000 अरब रुपए। अब उसका हिसाब तो दें। और अपने मुंह से उन्होंने कहा हमने कराची में काम नहीं किया, तो थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए कि वो पैसा कहाँ गया, उसकी बात कुछ की जाए, उसका ऑडिट किया जाए, तमाम चीजें सामने आवाम के लाई जाए। ये नहीं कि आप किसी का ब्लेम दे दे कि जी हमारे दौर में नहीं हुआ। आप ही का दौर सारा, आप 70 से लेके आज तक आपके दौर चले, सारे चीफ मिनिस्टर आपके चले आ रहे हैं, सब कुछ आपके, तो आपको सामने चीजें नजर आ रही हैं, सारी चीजें आपके सामने। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इसमें थोड़ी सी हम बात कौमी असेंबली के हवाले से भी करना चाहेंगे। सर, बजट जो पेश किया गया और उसके बाद जिस तरीके से कौमी असेंबली में हंगामा आराई हुई, सर पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है कि एक बजट पेश करने में 3 दिन से जो कुछ कौमी असेंबली में हो रहा है वो तमाम दुनिया में भी रिपोर्ट हो रहा है। यही चीज़ फिर हमने सिंध असेंबली में भी देखी। जब सिंध असेंबली में बजट पेश किया गया तो और मजीद इसी किस्म की कार्रवाइयाँ जो है वो नजर आई। क्या कहते हैं सर आप, ये मतलब ये रीत पड़ती जा रही है, ये इस पर ब्रेक भी लगेगा, ये इसी तरह चीज़ें चलती रहेंगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कौमी असेंबली में जिस तरीके से ये हंगामा आ रही और ये बजट पेश किया, और कल का दिन तो मैं समझता हूँ एक सियाह कौमी असेंबली के तारीख में लिखा जाएगा। कल का एक सियाह दिन था जिसके ऊपर जो हुल्लड़बाजी हुई, जो बदतमीजी, गालियां गलौच हुई है, ये सारी चीजें जो है इसके ऊपर हमें ऐसे खुद हमको पार्लियामेंटेरियन शर्म आती है कि ये किस तरीके से लैंग्वेज हो रही है कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए क्या हम पैगाम दे रहे हैं उन लोगों को, ये कि इस तरीके से ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर स्पीकर साहब का भी बड़ा किरदार अदा होना चाहिए। दोनों अपोजिशन और हुकूमती पार्टियों को बैठ के, हम कल परसों भी बैठे, मैं भी बैठा था उसके अंदर, कल आज भी ये हुआ कि आज भी एक कमेटी बना दिया, मगर उस पर वो अपोजिशन एग्री नहीं हुई, जिसके ऊपर के कमेटी के अंदर कोई बैठ के जब तक के बैठ के बातचीत नहीं होगी अफ़वाम तफ़हीम के साथ, दोनों को सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करना पड़ता है, तब जाके ये तमाम चीजें सही होंगी। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये बजट के अंदर जो ये बजट, अब ये रोजाना आप ये देखें कि बजट शुरू होता है और होते ही हुल्लड़बाजी होती है, फिर एडजर्न हो जाता है, फिर दूसरे, तो आखिर ये बजट इस तरीके से चलता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो बजट के दिन है वो तो सारे उसके अंदर जाया हो, टाइम जाया हो रहा है। इस पीछे जो ऑपोजिशन लीडर है हुकूमती पार्टी के, जो एलाइड पार्टीज के लोग हैं, उनके पीछे जो बजट के ऊपर आपने लेना है, जो बात करनी है, तो आवाम तक वो कैसे पहुंचा सकते हैं? अच्छा सर, ये आपसे जानना चाहेंगे कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी कहना है कि आज का दिन भी यानी तीसरा दिन भी जाया हो गया। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये प्रोवोक अपोजिशन की जानिब से किया जाता है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या जो उनके इत्तेहादी हैं वो भी इन तमाम चीज़ों में शरीक हैं? वीडियोस जो आ रही है सर उसमें काफ़ी ख़राब ज़बान और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी
उसमें नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखें मैं यही समझ रहा हूँ दोनों तरफ से। और आज जो हुआ है ऑपोजिशन से जो एक बॉटल मारी गई है सैनिटाइजर की, एक MNA के लगी है, सैनिटाइजर की जो बोतल लगी है उससे उसका नाक आंख के नीचे चोट आई है। तो ये तरीके कल तक आपने देखा था कि किताबें कल वो हटा दी गई। आज ये नया तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों को इस बात को तामुल का मुजाहरा करना पड़ेगा कि आज ये उन्होंने, जाहिर बात है जब ऑपोजिशन की तरफ से हुई तो फिर यहाँ से भी एकदम शुरू हो गया, जिसके ऊपर स्पीकर साहब ने उसके ऊपर फौरन को इसको एडजस्ट कर दिया। मगर इस तरीके से ये इजलास ऐसे नहीं चल सकता। और जो जबानें इस्तेमाल की जा रही है, मैं तो माजरत के साथ में ये कहता हूँ, चाहे वो हुकूमती पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन हो, कम से कम आपको अपने जो अखलाकियात है, अखलाकियात के दायरे से आप बाहर निकल रहे। अगर कोई ऐसी बात है तो आप वहाँ पे नारे मार रहे, जो भी है वो करते रहे। वो हर बजट में होता है एक दूसरे के ऊपर ये सारी चीज, मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये नौबत आ जाए कि बजट के ऊपर जो है गालम गलोच भी हो, मारामारी भी हो। तो इस तरीके से मैं नहीं समझता कि ये बजट जो है इस तरीके से समझी चल सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल मोहम्मद अली साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इकबाल मोहम्मद अली मेंबर नेशनल असेंबली और रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो आपके सामने पेश करेंगे वो अहवाल जो आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जिस तरीके से समाअत हुई और किन किन केसेस को टेकअप किया गया, उन हवाले से बातें करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, हम बात करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो बड़ी बैठक लगी हुई है और जहां पे मुख्तलिफ केसेस में समाअत की जा रही है, फैसले दिए जा रहे हैं। आज के दिन भी बहुत सी जो केसेस की समाअत है वो जारी रही, फैसले भी दिए गए। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो कुछ हुआ उसका अहवाल जानना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन हमारे नुमाइंदे GM गोपांग। अस्सलाम वालेकुम गोपांग, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी गोपांग, मुझे बताइएगा आज कौन कौन से जो केसेस हैं वो टेकअप किए गए, किन किन केसेस में ऑर्डर्स आए और किन किन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं? जी डॉक्टर साहब, आज 4 से 5 समाअत ऐसी थी जो बहुत अहम तरीन थी। उसमें खासतौर पे सूबे भर और खास कराची के लिए जो मामला थे उसको डिस्कस किया गया। आज अदालती मूड जो है बड़ा सख्त था, जैसे तवक्को की जा रही थी कि आज जो लार्जर बेंच है कुछ अहम फैसले करेंगे। सबसे पहले जो समाअत हुई वो सूबे भर के अंदर जो जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का मामला था, उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आज पेश हुए, जिसकी आज अदालत ने सख्त सरजनिश की और कहा कि 2007 से सूबे भर का जो है वो रिकॉर्ड मुरतब नहीं किया गया। जमीनें जो हैं वो आज भी नाक्लास सिस्टम पर चल रही हैं और कराची जैसे शहर को भी सर्वे नंबर पर चलाया जा रहा है। यहाँ कौन सी खेती बाड़ी होती है, जिस पर मेंबर सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुतमईन करने की बहुत कोशिश की और उन्होंने बताया कि जितने भी रफाई प्लाट हैं जिन पर शादीहाल और दीगर जो तजावुजात कायम थे उनको हटा दिया है, मगर अदालत ने उनकी एक ना सुनी और उनको जो है 7 माह का अभी टाइम दिया है। जबकि मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा था कि पूरे सिंध की जमीन जो है वो कंप्यूटराइज हो चुकी है और जबकि सिर्फ ठट्टा की जमीन रहती है, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने उनको याद दिलाया कि 2018 के अंदर भी आपने यही जुमला कहा था और उसको भी 3 साल गुजर गए हैं, 2 महीने का टाइम दिया था। अब आपको मजीद टाइम नहीं दे सकते, इसको फौरी तौर पर मुरतब किया जाए या तो फिर आपकी नौकरी समझे के खतरे में है और हम ऐसा ऑर्डर पास करेंगे कि जिसकी आप जो है वो साल पहले कायम नहीं होगी। जी ठीक। अच्छा मुझे बताइएगा, नस्ला टावर के हवाले से भी उम्मीद की जा रही थी कि शायद कोई हुक्म इम्तना जारी कर दिया जाए या कुछ उसके अंदर मोहलत दे दी जाए। क्या फैसला आया नस्ला टावर के हवाले से? जी, नस्ला टावर को तो गिराने का बिल्कुल वाज़ेह अब फैसला आ चुका है। एक जवाब जमा करवाना था कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर, जिसमें यह कहा गया था कि नस्ला टावर जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी जमीन पर कायम है। आज उसको मुतमईन करने के लिए अदालत में वकील ने अपना जवाब जमा करवाया, जिनका ये कहना था कि नस्ला टावर जो 780 गज 1955 में एक जमीन नामी शख्स के नाम पर था उस पर कायम किया गया है। उसके बाद सिंध मुस्लिम सोसाइटी ने तकरीबन 341 स्क्वायर यार्ड जमीन जो है
मजीद हमें दी, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब का ये कहना था कि एक सोसाइटी कभी भी ये चीज अलाट नहीं कर सकती, जिस पर वकील नस्ला टावर का ये कहना था कि उस वक्त केएमसी ने ही वो ऑर्डर पास किया था और वो कागजात इसमें मौजूद है जो 1957 में मजीद दे दी गई, जिस पर आज अदालत ने पूरा नक्शा देखा, तस्वीरें देखी, उसके बाद इनको वाज़ेह तौर पर अहकाम दिए। जो चीज आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये बिल्कुल गैर कानूनी है। यहाँ तक कि शारा फैसल और शारा कायदीन तक का जो सर्विस रोड था उसमें से भी 20-20 फीट आपने वो रोड जो है इस नस्ला टावर में डाल के जो है तजावुजात कायम कर दिए। अब सिर्फ वो 5 फीट का रास्ता रह गया है जिसको रोड या सर्विस रोड कहा ही नहीं जा सकता। अदालत ने इस मामले में कमिश्नर कराची को फौरी तौर पर अहकाम जारी कर दिए हैं और साथ में ये कहा है कि इस पूरे मामले को जो है वो उसी तरह हैंडल करे जो हमारे गुज़िश्ता ऑर्डर है। हम इससे बिल्कुल मुतमिन नहीं है और नस्ला टावर को किसी भी हालत में गिराया जाए जो गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया है। ठीक, अच्छा जीएम गोपांग, यहाँ मैं नाज़रीन के लिए बताना चाहूंगा कि नस्ला टावर जो है ये शारा फैसल और शारा कायदीन का जो मोड़ है वहाँ वाक़ है, जहाँ पे एक फ्लाईओवर भी मौजूद है और ये बिल्कुल उसके कॉर्नर से जो सेकंड प्लॉट होता है वो है नस्ला टावर का। बड़ी अहम जगह है, यानी शारा कायदीन का जो आगाज़ है वो यही शारा फैसल से इसी टर्न के ऊपर होता है। मुझे गोपांग ये बताइएगा कि क्या इसे पूरी तौर पे यानी कंप्लीट इसको मुनज़्ज़म किया जाएगा या सिर्फ 25 फीट सामने का हिस्सा जो कि कहा जा रहा है कि ये 25 फीट हिस्सा जो है ये सर्विस लेन का हिस्सा है, तो सिर्फ उसको और फुटपाथ को यानी उसकी जगह निकालने के लिए सिर्फ फ्रंट इसका गिराया जाएगा, ये पूरे के पूरा इसे मिसमार कर दिया जाएगा? जी डॉक्टर साहब, आपको एक चीज बताते चलें कि जो 780 गज है वो 1955 में जो अलाट किया गया था, मजीद उसमें तकरीबन 400 गज के करीब जो है इस पूरी बिल्डिंग के अंदर गैर कानूनी तौर पर जमीन को जो है वो लेके इस टावर को बनाया गया, जिसके 2 मेन पिलर जो है वो बाहर की साइड पे रहते हैं। एक पिलर शारा कायदीन पर है और एक शारा फैसल पर है जो आज नक्शा पेश किया गया। ये अब मुमकिन ही नहीं है कि 25% सिर्फ जो है वो इमारत को गिराया जाए। अगर इस एक पिलर को भी हटाया जा सकता है जाए तो पूरी इमारत जो इमारत है टोटल कमजोर ही शो होगी, जिसको कभी भी परमिशन नहीं दी जा सकती। ये मुकम्मल तौर पर मुनद्दम होगी। सिर्फ 780 गज जो है वो उसका राइट रखते हैं बिल्डर। उसके अलावा जो मजीद जमीन है जो तकरीबन 400 स्क्वायर यार्ड तक बनती है वो सरकारी है और वो सरकार ही के तरफ चली। मैं बस एक मुख्तसर आप सवाल करना चाहूंगा, जो मुतासरीन है, जिन लोगों ने इसमें जो चीजें बुक कराई थी, लाखों रुपए इसमें अदा किए थे, उनके लिए ऑर्डर में कुछ कहा गया है कि वो कहां से अपनी सुनवाई करवाएं, वो कहां से रिलीफ हासिल करें? जी, ये गुज़िश्ता समात पे वाज़ेह फैसला आ चुका है कि जितनी भी सरकारी जमीनों पर जो गैर कानूनी कब्जे हैं या जो बिल्डिंगें इस टाइप की तामीर की गई हैं जो गैर कानूनी हैं, उनके मुतासरीन को वही एडजस्ट करेगा जिसने ये गैर कानूनी काम किया है। मगर आज एक खुशखबरी आपको बताते चले, वो नस्ला टावर से रिलेटेड नहीं है, वो गुजर नाले और औरंगी के मुतासरीन के लिए है। आज जो रिपोर्ट पेश की गई उसके लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए एक खुशखबरी का पहलू भी निकलता है कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को मुतासरीन के बारे में हिकमत अमली बनाने की आज अदालत ने एक हुक्म जारी किया। अब देखा ये जाएगा कि नस्ला टावर के जो मुतासरीन है शायद एक दरखास्त दायर करें और इस आज के अदालती जो गुजर नाले और औरंगी नाले के मुतासरीन को भी एडजस्ट करने के लिए वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट को हिदायत जारी की गई है। शायद इनके लिए भी कोई नरम गोशा जो है वो अदालत के पास दोबारा ऑर्डर जारी करे और सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को कोई शायद हिदायत जारी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जीएम गोपांग हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।